स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम शिफाली अग्रवाल। तो आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 9th इंग्लिश बिहाइव बुक का चैप्टर नंबर 2 द साउंड ऑफ द म्यूजिक का पार्ट सेकंड द शहनाई ऑफ द बिस्मिल्लाह खान। इस स्टोरी में एक तो हम शहनाई के बारे में पढ़ेंगे और बिस्मिल्लाह खान जी के बारे में हम पढ़ेंगे, जिनको शहनाई का मास्टर बोला जाता है और इनको बहुत से बड़े बड़े अवार्ड्स भी मिले हैं। तो हम इस स्टोरी में डिटेल में हम इनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। बिफोर यू रीड में नीचे एक बहुत इंपॉर्टेंट लाइन लिखी हुई है जो कि हम पढ़ते हैं। थिंक ऑफ द शहनाई एंड द फर्स्ट थिंग यू विल प्रोबेबली इमेजिन इज द वेडिंग और द सिमिलर ओकेजन्स और द फंक्शंस। जब भी आप शहनाई के बारे में सोचते हो तो आपके माइंड में सबसे पहली चीज़ क्या आती है कि शहनाई को वेडिंग्स में बजाया जाता है या उससे रिलेटेड कोई भी ओकेजन्स या फंक्शंस होते हैं उसमें शहनाई को बजाया जाता है। द नेक्स्ट प्रोबेबली बी द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान द शहनाई मास्टर प्लेइंग दिस इंस्ट्रूमेंट। और दूसरी चीज़ आपके माइंड में क्या आनी चाहिए कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान, जिनको शहनाई का मास्टरो का मतलब होता है कि मास्टर, उन्हें मास्टर बोला जाता था शहनाई का। ठीक है, तो आपके माइंड में ये दोनों चीज़ें आनी चाहिए जब भी शहनाई के बारे में आप सोचो। ठीक है, आगे चलते हैं स्टोरी पे। Emperor Aurangzeb banned the playing of the musical instrument called pungi in the royal residence for it had a shrill unpleasant sound। जो रूलर थे औरंगजेब, उन्होंने बैन कर दिया था एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट जिसका नाम था पुंगी। उसे क्यों बैन कर दिया था? क्योंकि उसकी ना श्रिल और अनप्लीजेंट साउंड थी। मतलब कि श्रिल का मतलब होता है कि बहुत वेरी शार्प, और अनप्लीजेंट साउंड जो कि कानों के लिए हमें बिल्कुल भी ब्यूटीफुल नहीं लगती थी। वो बहुत ही ज़्यादा पैनी और मतलब अच्छी साउंड नहीं निकलती थी, अजीब सी ही साउंड निकलती थी पुंगी में से। पुंगी बिकम द जेनेरिक नेम फॉर द रीडेड नॉइज मेकर। पुंगी जो है वो रीडेड का मतलब होता है कि विंड इंस्ट्रूमेंट्स लाइक फ्लूट, फ्लूट की जैसे पुंगी दिखती थी। पुंगी कैसे दिखती थी कि ना वो नीचे से होल होता था उसके, और वो या फिर वो हॉलो जैसे दिखती थी। ठीक है, तो उसके जैसे अगर कोई भी सिमिलर इंस्ट्रूमेंट दिखता था, जैसे कि फ्लूट आपने देखी होगी, उसके जैसी पुंगी भी दिखती थी। तो फ्लूट अगर कोई बजा रहा है या फिर फ्लूट कोई देखता था तो सब उसको बोलते थे कि ये तो पुंगी है। तो इसी वजह से सारे ही इंस्ट्रूमेंट जो कि पुंगी जैसे दिखते हैं उनको वो लोग बोलते थे कि ये तो पुंगी है, ये बैड साउंड ही देती होगी। ठीक है, फ्यू हैड थॉट दैट इट वुड वन डे बी रिवाइव्ड। कुछ लोगों को लगता था कि एक ना एक दिन, रिवाइव्ड का मतलब क्या होता है? रिवाइव्ड का मतलब होता है कि ब्रॉड बैक टू लाइफ। पुंगी अब बैन हुई है तो उसको दोबारा हमारी लाइफ में पुंगी वापस ज़रूर आएगी, पुंगी इंस्ट्रूमेंट हमारी लाइफ में ज़रूर वापस आएगा। तो वहाँ पे कुछ लोगों को ऐसा लगता था। अ बार्बर ऑफ द फैमिली ऑफ द प्रोफेशनल म्यूजिशियंस हु हैड एक्सेस टू द रॉयल प्लेसेस डिसाइडेड टू इम्प्रूव द टोनल क्वालिटी ऑफ द पुंगी। एक बार्बर है, बार्बर कौन होते हैं? नाई होते हैं। उनकी एक फैमिली थी, बाबर की फैमिली जो है ना प्रोफेशनल म्यूजिशियंस की फैमिली थी। उनका एक्सेस था रॉयल पैलेस में आना जाना। तो उन्होंने ये चीज़ डिसाइड किया कि वो पुंगी की टोनल क्वालिटी का मतलब क्या होता है? उसकी साउंड को, पुंगी की जो टोनल साउंड है, टोनल क्वालिटी है उसकी, तो वो उसको इम्प्रूव करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो प्रोफेशनली म्यूजिशियंस की फैमिली थी। ठीक है, सभी जने प्रोफेशनल म्यूजिशियंस थे। He chose a pipe with a natural hollow stem that was longer and broader than the pungi and made a 7 holes on the body of the pipe। अब उन्होंने इम्प्रूव करने के लिए क्या किया? उन्होंने एक पाइप लिया, ठीक है, जिसके अंदर उन्होंने ना नेचुरल हॉलो स्टेम थे, मतलब कि आप बोल सकते हो कि बांस की लकड़ी जो कि अंदर से खोखली होती है, ठीक है, अंदर से खाली होती है। तो उन्होंने पुंगी से लॉन्गर, ज़्यादा बड़ा और ज़्यादा ब्रॉडर थी ये पाइप, ठीक है, जो कि अंदर से खोखली थी। और उसके अंदर उन्होंने क्या किया? उसके ऊपर उन्होंने 7 होल्स बनाए, जैसे बांसुरी में होते हैं ना, वैसे 7 होल्स उन्होंने बनाए बॉडी ऑफ द पाइप की बॉडी पर। When he played on it, closing and opening of some of these holes, soft and melodious sounds were produced। तो जब उन्होंने ये सब किया, उन्होंने होल्स बना दिए और फिर उन्होंने जब उसको प्ले कैसे किया? उन्होंने उसके जो 7 होल्स उन्होंने बनाए थे उसके ऊपर, तो उसे बार बार क्लोज बंद करके वो उसको बजाने लग गए, उस इंस्ट्रूमेंट को जो उन्होंने पाइप से बनाया। फिर जब उन्होंने बनाया तो उसके अंदर से बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट एंड मेलोडियस, मतलब बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल सी साउंड उसमें से प्रोड्यूस हुई। ठीक है, He played the instrument before royalty. Everyone was impressed. The instrument, so different from the pungi, had to given a new name। अब जब इस इंस्ट्रूमेंट को जब उन्होंने रॉयल्टी, मतलब कि जो सभा होती है,
ठीक है। शाही सभा जो थी, जहाँ पे सब लोग मंत्री वगैरह जो होते हैं, राजा वगैरह, वो सब बैठे होते हैं, तो पूरी सभा लगती है। तो वहाँ पे जब इन्होंने, बाबर ने जब उस इंस्ट्रूमेंट को सबके सामने प्ले किया, तो एवरीवन वाज इम्प्रेस, सब इम्प्रेस्ड हो गए, क्योंकि उसकी उसमें से साउंड बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और बहुत ही ज़्यादा मेलोडियस एंड सॉफ्ट निकल रही थी। द इंस्ट्रूमेंट सो डिफरेंट फ्रॉम द पुंगी हैड टू बी गिवन अ न्यू नेम। अब इंस्ट्रूमेंट जो है वो पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था। डिफरेंट क्यों था? क्योंकि पुंगी की जो साउंड थी वो बहुत ज़्यादा शार्प थी और कानों में सुनने में बिल्कुल भी वो ब्यूटीफुल नहीं थी। तो इसीलिए वो पुंगी से बहुत ज़्यादा डिफरेंट था ये न्यू इंस्ट्रूमेंट। इसीलिए उन्होंने डिसाइड किया वो एक नया नाम देंगे इस इंस्ट्रूमेंट को। एज द स्टोरी गोज, अब जैसे जैसे स्टोरी चल रही है आगे, सिंस इट वॉज अ फर्स्ट प्लेड इन अ शाह चैम्बर एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, द इंस्ट्रूमेंट वॉज नेम द शहनाई। तो जैसे जैसे स्टोरी चल रही है, तो पहली बार उन्होंने इस इंस्ट्रूमेंट को कहाँ पे प्ले किया? शाही चैम्बर में उन्होंने इसको प्ले किया, मतलब कि जो सभा लग रही थी उसमें उन्होंने ये चीज़ प्ले की, ये इंस्ट्रूमेंट को प्ले किया। एंड वॉज प्लेड बाय द नाई, और किसने इसको प्ले किया था? बार्बर ने इसको प्ले किया था। हिंदी में आप बोलते हो नाई, तो इसीलिए इस इंस्ट्रूमेंट का नाम रखा गया शहनाई, कि शाह का शह और नाई, बार्बर का नाई। ठीक है, तो ऐसे इसका नाम पड़ा शहनाई। ठीक है, आप देख सकते हो दोनों में डिफरेंस, कि पुंगी जो है वो नीचे से उसका गैप है और शहनाई में 7 होल्स है उसके ऊपर। ठीक है, तो ये दोनों डिफरेंस है दिखने में। आगे हम चलते हैं। द साउंड ऑफ द शहनाई बिगेन टू बी कंसिडर्ड एस्पीशियस। जो साउंड थी शहनाई की, उसको बहुत ही ज़्यादा प्रॉमिसिंग माना जाता था, फॉर्च्यून के लिए माना जाता था, क्योंकि है ना, जो शहनाई की जो साउंड थी वो इतनी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी, इतनी ज़्यादा सॉफ्ट थी, कि ऐसा माना जाता था कि इससे हमारा गुड फॉर्च्यून आएगा। एंड फॉर दिस रीज़न, यही एक रीज़न है कि उन्होंने, इट इज़ प्लेड इन द टेम्पल एंड इज़ एन इंडेंसिबल कॉम्पोनेंट ऑफ एनी नॉर्थ इंडियन वेडिंग। यही एक रीज़न है कि जो साउंड है शहनाई की, उसको इतना ज़्यादा अच्छा माना जाता था, इसीलिए शहनाई को टेम्पल्स में और नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में बजाया जाता था उस टाइम तक। और इंडेंसिबल कॉम्पोनेंट का मतलब होता है कि नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स जो होती हैं उसमें शहनाई बिना बजाए तो शादी हो ही नहीं सकती है। इतना ज़्यादा कंपलसरी आप बोल सकते हो कि शहनाई को बजाना नॉर्थ इंडियन वेडिंग्स में है। In the past, the Shehnai is the part of the Naubat or the traditional assemble of the 9 instruments found at the royal court. अगर हम पास्ट की बात करें तो शहनाई को नौबत का पार्ट माना जाता था। नौबत क्या होता है? 9 इंस्ट्रूमेंट। आगे देखते हैं। ट्रेडिशनल असेंबल, असेंबल का मतलब होता है, यहाँ पे देखो मीनिंग लिखा है, थिंग्स कंसिडर्ड एज अ ग्रुप। तो एक ना 9 इंस्ट्रूमेंट का ग्रुप था जो कि रॉयल कोर्ट में बजाए जाते थे, वो सातों इंस्ट्रूमेंट। तो एक ग्रुप बना दिया गया था। नौबत का 9 का मतलब होता है 9, है ना। तो इसीलिए ही नौबत को, मतलब जो 9 इंस्ट्रूमेंट्स थे उसका पार्ट था शहनाई, कि उसमें शहनाई भी एक इंस्ट्रूमेंट था उस 9 इंस्ट्रूमेंट में से पास्ट में। ठीक है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन द टेम्पल्स और वेडिंग। आज भी शहनाई को टेम्पल्स और वेडिंग्स में बजाया जाता है। टिल रिसेंटली इट वॉज यूज ओनली इन टेम्पल एंड वेडिंग्स, और ज़्यादातर टेम्पल्स या फिर वेडिंग्स में ही शहनाई को बजाया जाता है। द क्रेडिट फॉर ब्रिंगिंग दिस इंस्ट्रूमेंट ऑन टू द क्लासिकल स्टेज गोज टू द उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। और ये क्रेडिट किसको जाता है कि वो इस शहनाई को, क्योंकि तब शहनाई को एज अ 7 इंस्ट्रूमेंट के साथ रखा गया था, तो शहनाई को एक क्लासिकल स्टेज पर ले जाना इस इंस्ट्रूमेंट को, और उसका क्रेडिट किसको जाता है? उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को जाता है। ठीक है। एज अ 5 ईयर ओल्ड, जब वो 5 साल के थे, तो बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पाउंड इन एशियंट स्टेट ऑफ दमराव इन बिहार। तो अब वो बिहार के हैं, उनकी फैमिली बिहार की है। तो जब वो 5 साल के थे बिस्मिल्लाह खान जी, तो ना वो गिल्ली डंडा खेलते थे नियर अ पाउंड के पास। कहाँ पर? जहाँ पे वो रहते थे, बिहार दमराव में। He would regularly go to nearby Balaji temple to sing the Bhojpuri Chitra, at the end of which he would earn a big laddu weighing 1.25 gram, a prize given to by the local Maharajas.
अब वो जब वो इतने 5 साल के थे तो वो रोज़ रेगुलरली बालाजी टेम्पल जाया करते थे। क्यों जाते थे? कि वो भोजपुरी चित्रा गाने के लिए जाते थे। अब भोजपुरी चित्रा हो सकता है कि टेम्पल्स में कोई गीत वगैरह हो भोजपुरी में, ठीक है। तो भोजपुरी चित्रा गाने के लिए वो जाते थे और उसका एज अ प्राइज़ में उनको क्या मिलता था? गाने के प्राइज़ में उन्हें एक बड़ा सा बिग लड्डू मिलता था जो कि 1.25 केजी का था वो लड्डू, ठीक है। और देते कौन थे? वहाँ के लोकल महाराजाज जो थे वो उन्हें एक बिग लड्डू देते थे बिस्मिल्लाह खान जी को, ठीक है। दिस हैपन 80 ईयर्स अगो। ये सब जो हुआ है जब वो 5 साल के थे तो ये 80 साल पहले हुआ था। एक लिटिल बॉय हैज़ ट्रैवल फार टू अर्न द हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड इन इंडिया, द भारत रत्न। तो वो जो बच्चा जो गिल्ली डंडा खेल रहा था उसको सबसे बड़ा अवार्ड मिला इंडिया का, जो कि है भारत रत्न अवार्ड। तो कैसे वो एक छोटे से बच्चे जो कि गिल्ली डंडा खेल रहे थे और वो कैसे उन्होंने इतना बड़ा अवार्ड उन्होंने जीता, इनकी पूरी जर्नी हम इस स्टोरी में आगे पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलो पढ़ते हैं। बॉर्न ऑन 21 मार्च 1916। बिस्मिल्लाह खान जी पैदा कब हुए थे? 21 मार्च 1916 में। बिस्मिल्लाह बिलोंग्स टू अ वेल नोन फैमिली ऑफ द म्यूजिशियंस फ्रॉम बिहार। बिस्मिल्लाह खान जी जो हैं उनकी जो फैमिली थी उसमें सभी जो है एक म्यूजिशियंस थे और वो कहाँ से बिलोंग करते हैं? वो बिहार के थे, ठीक है। उनकी फैमिली जो है वो वेल नोन फैमिली थी म्यूजिशियंस की, ठीक है। हिज ग्रैंडफादर रसूल बख्श खान वॉज द शहनाई नवाज ऑफ द भोजपुर किंग कोर्ट। जो बिस्मिल्लाह खान जी के जो ग्रैंडफादर थे रसूल बख्श खान, वो एक शहनाई के वादक थे, शहनाई प्लेयर थे, प्लेट शहनाई को बजाते थे। वो कहाँ पे? भोजपुरी किंग कोर्ट में, वहाँ पे जो भी किंग का कोर्ट होता होगा तो वहाँ पे वो बजाते थे। हिज फादर पैगम्बर बख्श एंड द अदर पैटर्नल एंसेस्टर्स वर ऑल्सो ग्रेट शहनाई प्लेयर। उनके जो फादर थे बिस्मिल्लाह खान जी के फादर पैगम्बर बख्श, और उनके जितने भी फादर की साइड से होते हैं ना, चाचा ताऊ जी, जितने भी फादर्स की साइड पे पैटर्नल्स जितने भी मेंबर्स होते हैं वो भी एक ग्रेट शहनाई प्लेयर्स थे सब के सब। इसीलिए उनकी फैमिली जो है एक वेल नोन फैमिली ऑफ म्यूजिशियंस थी, ठीक है। आगे चलते हैं हम। यंग बॉय टुक टू म्यूज़िक अर्ली इन द लाइफ। तो बिस्मिल्लाह खान जी जब इतने ज़्यादा छोटे थे तो तभी उनकी लाइफ में म्यूज़िक ने एंट्री कर दी थी, क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा म्यूज़िक पसंद आने लग गया था, क्योंकि वो एक वेल नोन म्यूजिशियंस की फैमिली के थे। एट द एज ऑफ 3, जब वो 3 साल के थे, व्हेन हिज मदर टुक हिम टू हिज मेटर्नल अंकल हाउस इन बनारस नाउ वाराणसी। जब वो 3 साल के थे तो उनकी मम्मी उन्हें मैटरनल अंकल के पास ले गई। मैटरनल अंकल्स कौन होते हैं? जो कि मम्मी के साइड के मामा हो गए। तो उनके घर पे वो लेके जाती थी, जो कि बनारस में था और अब उसे हम वाराणसी बोलते हैं। बिस्मिल्लाह वॉज फैसिनेटेड वॉचिंग हिज अंकल्स प्रैक्टिसेस द शहनाई। जब उसके अंकल जो हैं शहनाई की प्रैक्टिस करते थे, शहनाई बजाने की प्रैक्टिस करते थे, तो वो उनको देखते थे और उनसे वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड और बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप बोल सकते हो कि बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टेड फील करते थे शहनाई की तरफ। Soon Bismillah started accompany his uncle Ali Baksh to the Vishnu temple of Banaras, where Baksh was employed to play शहनाई। बिस्मिल्लाह खान जी ने उनके साथ जाना स्टार्ट कर लिया, उनके अंकल के साथ जाना स्टार्ट कर लिया, जिनका नाम है अली बख्श, और वो जाते थे विष्णु टेम्पल ऑफ बनारस में। वो जाते थे विष्णु टेम्पल, वो जाते थे और वहाँ पे उनके अंकल जो हैं शहनाई को प्ले करते थे। और जो बिस्मिल्लाह खान जी हैं वो भी उनके साथ जाते थे, वहाँ पे देखते थे कि वो कैसे कैसे शहनाई को बजाते हैं। अली बख्श would play the शहनाई and the Bismillah would sit captured for all hours on day। अली बख्श जो हैं उनके जो मामा हैं, ठीक है, उनके जो अंकल हैं, वो शहनाई को वहाँ पे प्ले करते थे और बिस्मिल्लाह खान जो है उन्हें बैठ के देखते रहते थे पूरे दिन कंटिन्यूसली। वो उनको वहाँ पर देखते ही रहते थे। क्यों देखते रहते थे? क्योंकि वो कैप्चर्ड का मतलब होता है अट्रैक्टेड, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टेड हो गए थे कि शहनाई की तरफ, ठीक है। तो इसीलिए वो घंटों बैठ के उन्हें देखते रहते थे जब वो प्रैक्टिस करते थे या फिर जब वो विष्णु टेम्पल में बजाते थे।
Slowly he started getting lessons in playing the instrument and would sit practicing throughout the day. स्लोली जैसे वो अपने मामा को, मैटरनल अंकल, उनके जो अंकल थे बिस्मिल्लाह खान जी के, उनको जैसे जैसे उन्होंने देखना स्टार्ट किया, उसकी तरफ अट्रैक्टेड हुए कि उन्हें भी शहनाई सीखनी है, तो स्लोली उन्होंने उस इंस्ट्रूमेंट को कैसे प्ले करते हैं उसके लेसन स्टार्ट कर दिए थे। ठीक है, और वो पूरे दिन बैठ के वो प्रैक्टिस करते रहते थे थ्रू आउट द डे. For year to come, the temple of Balaji and Mangla Maiya and the bank of Ganga become the young apprentice favorite haunts where he could practice in solitude. बहुत सालों तक वो एक ही जगह पर आते रहे, वो है बालाजी. फर्स्ट इज बालाजी, सेकंड इज मंगला मैया टेम्पल एंड द बैंक ऑफ गंगा पर. आप बोल सकते हो कि वो यंग अप्रेंटिस का मतलब क्या होता है, एक आप बोल सकते हो कि वो ट्रेनी थे, मतलब वो एक ट्रेनी थे, वो ट्रेनिंग कर रहे थे, वो प्रैक्टिस कर रहे थे. एंड द फेवरेट हॉन्ट्स, हॉन्ट्स का मतलब होता है कि वो उनका फेवरेट प्लेस थे, ये तीनों उनके फेवरेट प्लेस थे, बालाजी टेम्पल, मंगला मैया और द बैंक ऑफ गंगा. ये तीनों उनके बिस्मिल्लाह खान जी के फेवरेट प्लेसेस थे जहाँ पे वो बैठ के प्रैक्टिस करते थे. अकेले वो वहाँ पर बैठ के प्रैक्टिस करते थे. सॉलिट्यूड का मतलब होता है बीइंग अलोन, तो अकेले बैठ के वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे. ये उनकी तीनों फेवरेट जगह है, तो आपको अच्छे से ये याद रखनी है. The flowing water of the Ganga inspired him to improvise and invent rags that were earlier considered to be beyond the range of the Shehnai. जब वो गंगा पर बैठ के, बैंक ऑफ गंगा पर बैठ के वहाँ पर प्रैक्टिस करते थे, जैसे जैसे पानी फ्लो होता था तो वो बैंक ऑफ गंगा उनको इंस्पायर करती थी कि जितने भी राग अब तक इन्वेंट हो चुके हैं वो उनको और इम्प्रोवाइज़ करे और न्यू इन्वेंट करे. ठीक है, क्योंकि लोगों को ऐसा लगता था कि जो शहनाई की रेंज है उससे आगे कोई राग नहीं बन सकता, लेकिन उन्होंने हर उस चीज़ को, हर उस राग को इम्प्रोवाइज़ किया, न्यू चीज़ें, न्यू राग को इन्वेंट किया उन्होंने वहाँ पर गंगा पर, बैंक ऑफ गंगा पर, वहाँ पर बैठकर. एट द एज ऑफ 14, अब हमने 3 साल के थे जब की बात की, जब वो 5 साल के हुए तब की बात की, अब जब वो 14 साल के हैं हम तब की बात करने वाले हैं. बिस्मिल्लाह अकम्प्लीड हिज अंकल टू द अलाहाबाद म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस. अब वो एक म्यूज़िक कॉन्फ्रेंस में गए जब वो 14 साल के थे अपने अंकल के साथ. एट द एंड ऑफ हिज रिसाइटल का मतलब होता है कि जब उनकी परफॉर्मेंस एंड हुई तो उस्ताद फ़हीज़ खान, ये भी एक बहुत ही ज़्यादा वेल नोन म्यूजिशियन है, पैटेड द यंग बॉय बैक, उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी के बैक पर पैट किया और उन्हें क्या कहा, वर्क हार्ड एंड यू शैल मेक इट. उन्होंने बोला वर्क हार्ड करते रहो और यू शैल मेक इट का मतलब है कि उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी के अंदर, जब वो 14 साल के थे तो उनके अंदर वो पोटेंशियल देख ली थी, जिसकी वजह से उन्होंने ये चीज़ बोला कि वर्क हार्ड करते रहो और तुम उस मुकाम पर पहुंच जाओगे. ठीक है, क्योंकि उन्होंने देख लिया था बिस्मिल्लाह खान जी के अंदर, उनकी पोटेंशियल देख ली थी कि वो आगे जाके बहुत बड़े म्यूजिशियन बनेंगे. Opening of the All India Radio in Lucknow in 1938 came Bismillah's big break. जब ओपनिंग हुई थी ऑल इंडिया रेडियो की लखनऊ में 1938 में, तो बिस्मिल्लाह खान जी को एक बहुत बड़ा ब्रेक मिला. आपसे पूछा जा सकता है कि बिस्मिल्लाह खान जी को फर्स्ट ब्रेक कब मिला. ठीक है, ही शुड बिकम एन ऑफन हेयर शहनाई प्लेयर ऑन रेडियो. तो ये जल्दी ही एक ऐसे बिल्कुल फेमस हो गए कि शहनाई प्लेयर जो हैं, ये जो हैं वो शहनाई को प्ले करते थे रेडियो पर. ठीक है, तो ये उनका पहला ब्रेक था. When India gained independence on 15 अगस्त 1947, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली 15 अगस्त 1947 को, तो बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन टू ग्रीट द नेशन विद हिज शहनाई. तो बिस्मिल्लाह खान जी फर्स्ट इंडियन थे जिन्होंने नेशन को ग्रीट किया था शहनाई के साथ. He poured his heart out into राग काफ़ी from the Red Fort to an audience. उन्होंने बहुत ही ज़्यादा इमोशंस के साथ एक राग काफ़ी गाई थी, एक राग गाई थी उन्होंने फ्रॉम द रेड फोर्ट से ऑडियंस के लिए, जिस ऑडियंस में पंडित जवाहरलाल नेहरू भी थे, जिन्होंने अपनी स्पीच दी थी, ट्रस्टी विथ डेस्टिनी स्पीच. उन्होंने फिर उनकी परफॉर्मेंस के बाद दी थी, बिस्मिल्लाह खान जी के परफॉर्मेंस के बाद हुई थी उनकी स्पीच.
Bismillah Khan has given many memorial performances both in India and abroad. बिस्मिल्ला खान जी ने बहुत सी मेमोरियल परफॉर्मेंसेस दी है इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, इंडिया में भी और अब्रॉड में भी, ठीक है. हिज फर्स्ट ट्रिप अब्रॉड वाज टू अफगानिस्तान वेयर किंग Zahir Shah was so taken in by the maestro that he gifted him priceless Persian carpet and the other souvenirs. तो उनकी पहली ट्रिप जो थी अब्रॉड की थी वो थी अफ़गानिस्तान में, जहाँ के किंग थे किंग ज़ाहिर शाह, जिन्होंने देखा था कि वो इतने अच्छे मास्टर हैं, वो बहुत ज़्यादा परफॉर्मेंस से इम्प्रेस्ड हो गए थे बिस्मिल्लाह खान जी की. तो उन्होंने उनको क्या गिफ्ट किया था, एक प्राइसलेस, जो कि बहुत ज़्यादा कीमती आप बोल सकते हो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्राइसलेस पर्शियन कारपेट था. उन्होंने बिस्मिल्लाह खान जी को ये गिफ्ट किया था. और क्या चीज़ गिफ्ट की थी उन्होंने, जो कि कुछ चीज़ें होती है ना कि उस प्लेस की या उस इवेंट से रिलेटेड कोई मेमोरी के लिए थिंग्स कुछ ऐसी देना, तो उन चीज़ों को बोलते हैं हम सॉर्विनियर, ठीक है. द किंग ऑफ अफगानिस्तान वॉज नॉट ओनली वन टू बी फैसिनेटेड विद बिस्मिल्लाह's म्यूज़िक. खाली अफगानिस्तान के किंग ही नहीं जो बिस्मिल्लाह खान जी के म्यूज़िक से इतना ज़्यादा इम्प्रेस थे, इतना ज़्यादा अट्रैक्टेड थे. Film director Vijay Bhatt was so impressed after hearing Bismillah's performance at a festival that he named a film after the instrument called गूंज उठी शहनाई. तो खाली अफगानिस्तान के किंग ही नहीं थे जो उनकी परफॉर्मेंस से इम्प्रेस थे, एक फिल्म डायरेक्टर थे उस टाइम के विजय भट्ट, जो कि उनकी परफॉर्मेंस से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस थे. उन्होंने उनकी परफॉर्मेंस एक फेस्टिवल में सुनी थी. उसके बाद उन्होंने अपनी फिल्म का नाम रखा था गूंज उठी शहनाई, ठीक है. द फिल्म वॉज हिट एंड द वन ऑफ द बिस्मिल्लाह खान कंपोजिशन दिल का खिलौना है टूट गया. उन्होंने उस फिल्म का नाम तो रखा ही था गूंज उठी शहनाई, और वो फिल्म भी हिट थी. और बिस्मिल्लाह खान जी ने एक कंपोजिशन भी लिखा था, दिल का खिलौना है टूट गया. तो ये उन्होंने लिखा था. ये भी एक नेशन वाइड चार्ट बस्टर भी निकला, कि मतलब कि बहुत ज़्यादा हिट हुआ ये कंपोजिशन भी और फिल्म भी. डिस्पाइट दिस ह्यूज सक्सेस इन द सेलुलाइड वर्ल्ड, कि उनको इस सेलुलर वर्ल्ड में उनको बहुत ज़्यादा ह्यूज सक्सेस मिली थी. सेलुलाइड का मतलब होता है कि ओल्ड फैशन वे ऑफ रेफरिंग टू फिल्म्स, कि ओल्ड फैशन वे में उनको बहुत ज़्यादा सक्सेस मिली. बिस्मिल्लाह खान वेंचर इन फिल्म म्यूजिक वॉज लिमिटेड टू 2. उनको खाली 2 ही प्रोजेक्ट मिले थे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में. एक था विजय भट्ट गूंज उठी शहनाई कंपोजिशन किया था उन्होंने, और दूसरा था सानादी अपन्ना, जो कि जिन्होंने डायरेक्ट किया था विक्रम श्रीनिवासन, जो कि एक कर्ना प्रोजेक्ट था. उन्हें सिर्फ यही 2 प्रोजेक्ट मिले थे फिल्म इंडस्ट्रीज़ में. I just cannot come to terms with the artificiality and the glamour of the film world, he say with emphasis. उनसे जब पूछा गया कि आपको खाली 2 प्रोजेक्ट ही क्यों मिले, ठीक है, तो उन्होंने ये चीज़ बोला कि बहुत ही ज़्यादा आर्टिफिशियलिटी, बहुत ही ज़्यादा नकलीपन है फिल्म इंडस्ट्री में. ये बहुत ही ज़्यादा उन्होंने एम्फसाइज के साथ कहा कि नकलीपन जो है ये मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आया, इसी वजह से मुझे और प्रोजेक्ट्स नहीं मिले, ठीक है. तो उन्होंने ये बहुत एम्फसाइज के साथ कहा. अवार्ड्स एंड द रिकॉग्निशंस कम थिक एंड फास्ट. उनको जितने भी अवार्ड्स मिले, जो उन्हें रिकॉग्निशन मिला, वो बहुत ही ज़्यादा फास्ट मिला, बहुत ज़्यादा जल्दी मिला. बिस्मिल्लाह खान बिकम द फर्स्ट इंडियन to be invited to perform at the prestigious Lincoln Center Hall in the United States of America. बिस्मिल्लाह खान जी फर्स्ट इंडियन थे जिनको इनवाइट किया गया एट द प्रेस्टिजियस लॉन्सल सेंटर हॉल में, जो कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में था. ही ऑल्सो टुक पार्ट इन द वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन द मॉन्ट्रियल इन द कैनन आर्ट फेस्टिवल एंड इन द ऑस्कर ट्रेड फेयर. तो उन्होंने वर्ल्ड एक्सपोजिशन इन मॉन्ट्रियल कॉन्वेंस आर्ट फेस्टिवल और ऑस्कर ट्रेड फेयर में भी उन्होंने पार्ट लिया था. So well known did he become internationally that an auditorium in Tehran was named after him. तेहरा मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान. तो एक ऑडिटोरियम का नाम भी, अब वो इंटरनेशनली इतने ज़्यादा फेमस हो गए थे, उन्होंने इतने ज़्यादा फेस्टिवल्स में पार्ट लिया था,
तो वो बहुत ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस हो गए थे। इसीलिए तेहरान तेहरान एक जगह है जहाँ का एक ऑडिटोरियम है, उनके नाम पे उन्होंने रख दिया था। ठीक है, तो उनके नाम पे एक इंटरनेशनली भी तेहरान में एक ऑडिटोरियम था जिसका नाम उन्होंने रखा था तेहरान मॉस्क्यू उस्ताद बिस्मिल्लाह खान। तो ये एक बहुत बड़ी बात हुई कि किसी ने एक ऑडिटोरियम का नाम उनके नाम पर रखा है, तो उनके लिए वो बहुत बड़ी बात हुई। वो कितने ज़्यादा इंटरनेशनली फेमस थे ये आपको इससे ही पता चल गया होगा। नेशनल अवार्ड्स लाइक पद्म श्री, द पद्म भूषण एंड द पद्म विभूषण वॉज कन्फर्ड ऑन हिम। तो उनको बहुत से अवार्ड्स मिले। ये जो 3 बड़े बड़े अवार्ड्स होते हैं, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण, ये सारे अवार्ड्स उनको मिले हुए हैं। In 2001, Ustad Bismillah Khan was awarded India's highest civilian award, the Bharat Ratna. तो 2001 में उनको बिस्मिल्लाह खान जी को एक इंडिया का जो सबसे बड़ा अवार्ड होता है भारत रत्न, उन्हें 2021 में मिला। With the coveted award resting on his chest, his eyes glinting with rare happiness, he said, "All I would like to say is, teach your children's music, and this is the Hindustan richest tradition. Even the West is now coming to learn our music." तो जब उनको अवार्ड मिल गया भारत रत्न, तो वो इतने ज़्यादा खुश हो गए इस चीज़ से कि उनकी जो आइज़ थी उसमें खुशी नज़र आ रही थी। ठीक है, इतनी ज़्यादा वो खुश हो गए थे और खुश होकर उन्होंने सिर्फ एक ही चीज़ कही कि मैं सिर्फ यही चीज़ कहना चाहूँगा कि अपने बच्चों को म्यूज़िक पढ़ाओ। टीच योर चिल्ड्रंस म्यूज़िक एंड दिस इज़ द हिंदुस्तान रिचेस्ट ट्रेडिशन। और हिंदुस्तान में ये सबसे ज़्यादा म्यूज़िक जो है रिचेस्ट ट्रेडिशन है। अब जो वेस्ट बोला गया है कि मॉडर्न, कि इंटरनेशनल लोग जो होते हैं, मॉडर्न लोग जो हैं, वो भी आ रहे हैं इंडिया में म्यूज़िक को सीखने के लिए। तो आप अपने बच्चों को म्यूज़िक ज़रूर पढ़ाओ। ठीक है, इन स्पाइट ऑफ हैविंग ट्रैवल्ड ऑल ओवर द वर्ल्ड। अब जब वो ट्रैवल कर चुके हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड, खान साहब, एज ही वॉज फॉन्डली कॉल्ड, इज एक्सीडेबल फॉन्ड ऑफ बनारस एंड द ब्राउ, एंड दे रिमेन फॉर हिम द मोस्ट वंडरफुल टाउन ऑफ द वर्ल्ड। अब जब वो पूरी वर्ल्ड में ट्रैवल कर चुके हैं खान साहब बोला गया है उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी को। ठीक है, तो वो हमेशा ही उनका जो फेवरेट जो 3 प्लेसेस हमने बात की थी वो है बनारस और दमराव, जो उनके लिए जो है वर्ल्ड ब्यूटीफुल टाउन है पूरे वर्ल्ड में। जब भी वो, मतलब आप बोल सकते हो कि जब आप पूरी दुनिया घूम लोगे तो आप फिर बोलोगे कि इंडिया ही सबसे ज़्यादा बेस्ट है, इंडिया ही सबसे ज़्यादा ब्यूटीफुल प्लेस है पूरे वर्ल्ड में। तो ऐसे ही उनके साथ था कि उन्हें अपनी जगह इंडिया बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुल लगता था क्योंकि वो पूरे वर्ल्ड घूम चुके थे। ठीक है, स्टूडेंट ऑफ हिज वंस वांटेड टू हेड अ शेनाई स्कूल इन द यूएसए। एक बार क्या हुआ, यूएसए में एक स्कूल है शेनाई स्कूल, वहाँ पे बिस्मिल्लाह खान जी होंगे। तो एक स्टूडेंट ने उनसे कहा कि आप यहाँ के शेनाई स्कूल के हेड बन जाओ। एंड द स्टूडेंट प्रोमिसेस टू रिक्रिएट द एटमॉस्फेयर ऑफ द बनारस बाय रिप्लिकेटिंग द टेम्पल देयर। और स्टूडेंट ने उनसे प्रॉमिस किया कि वो वहाँ का जो बनारस का जो एटमॉस्फेयर है, वहाँ पे जितने भी टेम्पल्स हैं, वो उसका कॉपी यहाँ पर बना देंगे यूएसए में, तो जिससे उन्हें वहाँ की याद नहीं आएगी। तो एक स्टूडेंट ने उनसे ये चीज़ कहा कि आप यहाँ के हेड बन जाओ। बट खान साहब आस्क्ड हिम इफ़ ही वुड बी एबल टू ट्रांसपोर्ट रिवर गंगा एज वेल। बट खान साहब को तो बनारस बहुत ही ज़्यादा फेवरेट टाउन था उनका। ठीक है, लेकिन उन्होंने कहा तुम टेम्पल्स को तो कॉपी यहाँ पे कर दोगी, लेकिन क्या तुम रिवर गंगा जैसे वो बहती है, क्या तुम उसको भी यहाँ पर ला सकते हो यूएसए में? लेटर ही रिमेंबर्ड to have said, "This is why whenever I am in the foreign country, I keep yearning I keep yearning to see Hindustan. While in Mumbai, I think of only Banaras and the Holy Ganga." इसमें वो बोलते हैं कि मुझे याद है कि जब भी मैं फ़ॉरेन कंट्रीज़ में होता था तो मैं हमेशा हिंदुस्तान जाने के लिए बहुत ही ज़्यादा की डिज़ायर होती है ना किस चीज़ की, कि मुझे बस हिंदुस्तान जाना है, क्योंकि हिंदुस्तान उनको सबसे ज़्यादा पसंद था। जब भी वो फॉरेन कंट्री जाते थे तो उन्हें हिंदुस्तान की याद आती थी। वाइल इन मुंबई, जबकि वो इंडिया में ही है, अगर वो मुंबई में है तब भी उनको बनारस की और होली गंगा की बहुत ज़्यादा याद आती थी, चाहे वो फॉरेन कंट्री में हो या फिर वो हिंदुस्तान में ही हो किसी और जगह पर। तो उन्हें हमेशा बनारस और होली गंगा की बहुत ज़्यादा याद आती थी।
वाइल इन बनारस, जब भी वो बनारस में होते थे तो वो दमराव को याद करते थे, मट्ठा ऑफ धमराव, दमराव, तो वो इसको याद करते थे। ठीक है, आगे चलते हैं हम। यहाँ पे एक नोट दे रखा है, शेखर गुप्ता, व्हेन पार्टीशन हैपेंड डिड नॉट यू एंड योर फैमिली थिंक ऑफ मूविंग टू पाकिस्तान? बिस्मिल्लाह खान, गॉड forbid me leave Banaras, never. I went to Pakistan once. I crossed the border just to say I have been to Pakistan. I was there for about an hour. I said namaskar to Pakistanis and salam alaikum to Indians. I had a great laugh. तो यहाँ पे एक शेखर गुप्ता हैं, उन्होंने पूछा कि जब पार्टीशन हुआ, जब इंडिया को इंडिपेंडेंस मिली, तो उस टाइम पे, पार्टीशन के टाइम पर आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए, आपकी फैमिली और आप पाकिस्तान क्यों नहीं गए? तो बिस्मिल्लाह खान जी ये बोलते हैं कि मैं बनारस को छोड़ दूँ, नेवर। मैं एक बार गया था पाकिस्तान, मैंने बॉर्डर को क्रॉस किया था, मैं पाकिस्तान पहुंच गया था। मैं वहाँ पे 1 घंटे के लिए रहा और वहाँ पे मैंने सारे पाकिस्तानियों को नमस्कार किया और सारे इंडियंस को वहाँ सलाम अलैकुम किया। आई हैड अ ग्रेट लाफ, और मैं बहुत ज़ोर ज़ोर से हंसा। आगे पढ़ते हैं कि उस्ताद बिस्मिल्लाह खान लाइफ इज़ द परफेक्ट एग्जाम्पल ऑफ द रिच कल्चर हेरिटेज ऑफ इंडिया, वन दैट effortlessly accept a devout Muslim like him and can very naturally play the Shehnai every morning at the Kashi Vishwanath temple. तो उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी की जो लाइफ है एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि वो कितने ज़्यादा अपने इंडिया से प्यार करते थे। उनके जो फेवरेट प्लेसेस है, बैंक ऑफ गंगा और ये जितने भी टेम्पल्स हैं, वो उनसे कितना ज़्यादा प्यार करते थे, उन सबसे कितना ज़्यादा अटैच्ड थे। और ऐसा उनके माइंड में कभी भी नहीं था, डिवोट का मतलब होता है कि वो स्ट्रांगली बिलीव करते थे ये चीज़ कि मैं मुस्लिम हूँ, लेकिन वो कितना नेचुरली शनाई को प्ले कर लेते थे एवरी मॉर्निंग एट द काशी विश्वनाथ टेम्पल में। ठीक है, तो टेम्पल में शहनाई को प्ले करते थे। उनके माइंड में कुछ ऐसा नहीं था कि मैं मुस्लिम हूँ तो मैं शहनाई को प्ले नहीं करूँगा, उनके माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं था। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान जी पास्ड अवे एंड 24 अगस्त 2006 में उनकी डेथ हो गई थी, जब वो 90 साल के थे और वो बहुत ज़्यादा बीमार हो गए थे। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उनकी जब डेथ हुई तो उस दिन उन्होंने उनकी श्रद्धांजलि के लिए तो उन्होंने ये चीज़ डिक्लेयर की थी। ठीक है, श्रद्धांजलि देने के लिए। ठीक है, पे हमने बिस्मिल्लाह खान जी की पूरी लाइफ के बारे में डिस्कस कर लिया, शहनाई के बारे में डिस्कस कर लिया। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में हम करेंगे इसके एनसीईआरटी क्वेश्चंस। ठीक है, हम सारे एनसीईआरटी क्वेश्चंस हम कर लेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तो आई होप आपको ये स्टोरी अच्छे से समझ आ गई होगी, इम्पॉर्टेंट स्टोरी, राइट। तो अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और ये वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक भी कर देना। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।